हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 12th स्टूडेंट के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 जैक बोर्ड ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सलूशन करेंगे, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम में किस तरह से सिंपल सा तरीके से बना पाएंगे, है ना, क्योंकि इस तरह से टाइप पता चल जाएगा। यही क्वेश्चन आने के बहुत कम ही आसार हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है ना, तो आप इसे ज़रूर तैयारी कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। ओके जी, रही बात मॉडल क्वेश्चन का स्टूडेंट, तो मॉडल क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दिया हुआ है, ठीक है, आप इस टाइप का तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 मार्क्स के, है ना, 30 क्वेश्चन, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी सारे ऑब्जेक्टिव है, आपको टिक करने वाले क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं, कितना सिंपल है। एफ एक्स बराबर दिया है इस तरह का फंक्शन में, देखिए गौर करिए, है ना, ऐसा दिया। तो हम लोगों ने सीखा है कि एफ एक्स बराबर अगर इस टाइप का फंक्शन होता है तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉडुलस फंक्शन। ओके, है ना। तो हमसे सवाल तो यही पूछा है, एफ एक्स बराबर इस तरह का जो फंक्शन दिया हुआ है, इज ए फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? तो ये मॉडुलस फंक्शन है। अब आपका सवाल ये भी होता होगा, सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो अगर फॉर्म होता है कैसा होता है वो? तो देखो मैं ये भी बता देता हूँ। एफ एक्स बराबर इसका फॉर्म होता है ए रेज टू द पावर एक्स, जहाँ ए आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ग्रेटर दैन 1, जैसे यहाँ कंडीशन इस तरह से लिखा रहेगा, है ना। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्म होता है, ऐसा रहेगा ना, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक। अब देख लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए कि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। तो एफ एक्स बराबर इस तरह से फंक्शन लिखे होते हैं, ठीक है, तो हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, जो वैल्यू आपको देता है इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स। ओके, यहाँ से, ठीक है ना, आप इसे जानते भी होंगे स्टूडेंट, नन ऑफ दिस की बातें नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, फटाफट इसको लिख लीजिए। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन कैसा दिया, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स बटा एक्स प्लस 1, ये एफ एक्स दिया, और बोलता है देन f2 का वैल्यू क्या होगा, है ना, ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप सबसे पहले ये लिख लो कि हमें फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स दिया है एक्स बटा एक्स प्लस 1, है ना, और मुझे f2 निकालना है, f2। गौर करिए आप इस पर, एक्स लिखा तो यहाँ सेट है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स बटा एक्स प्लस 1, तो मुझे क्या करना है, एक्स की जगह पर बस 2 वैल्यू पुट कर लीजिए, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ है, एक्स के जगह पर तो 2 निकालने बोल रहा है, तो 2 पुट कर दीजिए, 2 बटा 2 प्लस 1, 2 बाय 2 और कितने हो गए 3, यानी कि f2 का वैल्यू आपका मिल जाएगा 2/3, ठीक है ना। ऑप्शन देखो जी, 2/3, बी, है ना, 2/3। ओके, ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 3 बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए किस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन करेंगे। आप कॉस इनवर्स -1/2 इसका वैल्यू निकालना है ना। तो आपको वर्मा सेट के सोल्यूशन में आपको बताया था स्टूडेंट, है ना, कि प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह निकालते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। पहले मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स में अगर माइनस में एंगल आ जाता है स्टूडेंट थीटा, है ना, हम कॉस इनवर्स वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, और अगर वैल्यू जो है वो माइनस में दिया हुआ है, तो इसको पहले ऐसा सेट करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है ना। नेगेटिव को पहले इस तरह लिखेंगे, पॉजिटिव करेंगे, फिर इसके बाद वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे सेट करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2,
गौर करो, एकदम सिंपल इसी तरह सेट है। पाई का पाई जी माइनस कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1/2 जो है वो कॉस कितनी डिग्री का वैल्यू होता है स्टूडेंट, कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का, है ना। तो आप लिख सकते हैं कॉस π/3, है ना जी। ठीक है, तो पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा का, फॉर आप ये भी जानते होंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्टूडेंट कि कॉस इनवर्स है बाहर और ये कॉस थीटा का पैटर्न रहता है, तो हम लोग एंगल लिखते हैं, है ना, ये वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉस इनवर्स है, कॉस है, तो हमारा ये जो एंगल है वो लिखाएगा π/3। तो फाइनली मुझे यहाँ से कैलकुलेशन क्या मिलेगा, 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पर एक पाई घट जाएगा, तो 2 π/3। ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं स्टूडेंट वो लिख लेंगे आप, ओके। तो आंसर हमारा होना चाहिए 2 π/3, ओके। तो ये देखो सी, ठीक है जी। चलिए इसे भी फटाफट लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह सिंपल सा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाट, क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप इन्वर्स ज्योमेट्री पढ़े होंगे स्टूडेंट, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इन्वर्स ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितने होते हैं, π/2, है ना। आप देखिए यहाँ तो π/2 आप टिक कर लो, कुछ और जान लो। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहता है ना स्टूडेंट, इसका भी वैल्यू π/2 होता है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी रहता है ना, तो इसका भी π/2 होता है। तो साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी सीखते चले जाइए आप, है ना। ठीक है, एंगल एक्स सेम होना चाहिए, अगर यहाँ 1/3 है तो 1/3 एंगल सेम होगा, तो एंगल और वैल्यू उसका कितना होगा, π/2, ओके। अगर एक करके पूछ दिया तो हमको कन्फ्यूज नहीं होना, कन्फ्यूज में नहीं पड़ना, ओके, π/2 ही लिखेंगे, तो π/2 हो जाएगा, ओके। फटाफट इसे भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, है ना, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए बराबर वैल्यू दे दिया 3 6 5 -4 और बोलता है देन 2a का वैल्यू क्या होगा, यानी ए में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए किस तरह से, हाँ, ए का वैल्यू तो दिया है 3 6 5 -4, है ना, और 2a निकालना है, तो 2a, तो ए में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझे ना। ए का ए उसमें क्या करना है, 2 × है, तो जो मैट्रिक्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन है, यस फर्स्ट है, समझे बात को। ठीक है, फटाफट इसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर गौर करिएगा स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर टाइपिंग में भी मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है ना। ये दे दिया है मैट्रिक्स का साइन, जबकि होना चाहिए था डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन जो है वो सही लिखा है, ऐसा होना चाहिए था। क्वेश्चन है x + y, y + z, z + x, ओके, z x y 1 1 z। देखिए ये साइन ऐसा दे दिया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है, हाँ, इसको थोड़ा सुधार लेना। ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे बोल रहा है वैल्यू फाइंड करिए, ठीक। तो देखिए हम लोग किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे। आप फर्स्ट रूल जानते हो, एक्सपेंड करने वाला, इसको लेंगे डिलीट करके लिखेंगे, है ना, वो रूल भी जानते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टीज भी आप जानते होंगे स्टूडेंट, कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट है, गौर करिएगा, डिटर्मिनेंट है ये 3 है ना, तो कोई भी 2 रो, है ना, अगर सेम हो जाता है यानी आइडेंटिकल हो जाता है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, 0। चाहे फर्स्ट वाला इस और ये थर्ड जो है बराबर हो, या ये दोनों बराबर हो, रो में या कॉलम में, कॉलम डायरेक्शन से भी हो सकते हैं, समझे ना, ये आप जानते भी होंगे। तो देखिए बनाएंगे किस तरह से आप इसे, x + y, y + z, z + x, ये दिया हुआ है ना। हम लोग जानते हैं, ये इसको बोलते हैं रो 1 फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं रो 2 सेकेंड, है ना, रो, इसको बोलते हैं रो 3, ठीक है, ये तो जानते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये रो 2 को स्टूडेंट इसमें यहाँ ऐड करने वाले, जोड़ देने वाले हैं, ठीक है ना। तो कहाँ जोड़ने वाले हैं, R1 में, इस लाइन में, है ना। तो इसका नाम है R1 अप्लाइंग, लिखेंगे R1 अप्लाइंग, R1 में हम R2 जोड़ रहे हैं। R1 तो ठीक है, यहाँ R1 लिखा ऑपरेशन है,
हेड में, ठीक है ना। क्या करने वाले, R2 जोड़ रहे हैं तो R2 प्लस लिखेंगे। क्या इससे फ़ायदा होगा, देख लीजिए, जो ऐड कर लीजिए, तो एक्स प्लस वाई तो है, प्लस जेड आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना स्टूडेंट, एकदम आराम से। ओके, यहाँ पर एक्स जोड़ दो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लिख सकते हैं सजा करके। इसको भी यहाँ ऐड कर लो तो एक्स है प्लस वाई प्लस जेड सजा के लिख सकते हैं। हाँ, बाकी टर्म उसी तरह से लिख दीजिए, एक्स सॉरी जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक दिख रहा है। हाँ, अब क्या करेंगे, एक्स प्लस जेड इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये R1 में मेरा एक्स प्लस जेड कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेंगे स्टूडेंट, है ना। टेकिंग कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 से, है ना, ऐसा लिखेंगे आप। अब जब कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे यहाँ पे, है ना, दिख रहा है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। देखिए स्टूडेंट, अभी आपको जस्ट बोला था कि अगर हमारे डिटर्मिनेंट में दो रो, देखिए ये फर्स्ट R1 है और ये R3, कोई भी दो रो, है ना, फर्स्ट और 3 बराबर है ना, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, है ना, आइडेंटिकल हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे किस तरह से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, नहीं दिख रहा जी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, फाइनली मिलेगा 0। यहाँ दिखा लिख दीजिएगा स्टूडेंट, R1 एंड R3 जो है आर आइडेंटिकल, यानी कि सेम है, इसलिए हम लोग ये प्रॉपर्टीज के अनुसार ऐसा लिख सकते हैं। फाइनली इसका वैल्यू मिलेगा 0, ठीक है। आपने डिटर्मिनेंट को पढ़ा होगा तो आप ये ज़रूर सीखे होंगे, ठीक है ना, मैंने इसका वीडियोस बनाया है, ठीक है। तो आप देखो ऑप्शन कौन से होने चाहिए, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन भी आप सुधार लेंगे, ठीक है, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। आप इसे लिख लीजिए फटाफट, आप इसे लिख लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर अब देखें 7, ओके। देखिए डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन करना है स्टूडेंट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी आपको बताया था जब क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे थे तो प्रॉपर्टीज आपको बताया था, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2, बता बराबर π/2 लिखा था कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से बनेगा, इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना, लेकिन देख लीजिए कैसे, इसी को करना है ना। तो देखिए प्रॉपर्टीज याद रहने से आपको बहुत सिंपल बन जाएगा ये, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, हमने बताया, अभी जस्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसके जगह पर आप π/2 लिख लीजिए। अब बताइए π/2 तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएंगे फर्स्ट ए, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं जान रहे हो तो देख लो, ऐसे डिफरेंशिएशन का तो फार्मूला जानते होंगे आप, है ना, अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला जान रहे हो तो भी हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन के लिए भी और इस फंक्शन के लिए भी। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये घट कर 0 हो जाएगा, ऐसे भी, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूले रूल सब याद होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना, 12th का स्टूडेंट है आप, आपको तो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। हाँ, y बराबर दिया हुआ है cos ऑफ log x, है ना, cos के अंदर में एंगल दिया हुआ है log x, और इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो देखिए हम लोग सिंपल किस तरह से बनाएंगे, y बराबर cos log x दिया, तो हम लोग इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सपोज दैट, मैंने लिख देता हूँ यार,
है ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं डी आई डबल एफ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब आप ऐसा लिखोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, है ना। आप डिफ्रेंशिएशन के रूल जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, मैं विश्वास करो, मैं इतना समझ के चलूँ, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, कैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऐसा तो आपने लिख लिया, तो सबसे पहले जो फंक्शन होता है अंदर वाले को हम लोग एक्स एज्यूम करके काम करेंगे। तो कॉस इसे एक्स करके एक्स ट्रीट करिए, यानी कॉस एक्स। बताइए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। एक्स तो मैंने इस पार्ट को बोला, ठीक है, समझ में आ रहा है। कॉस एक्स, ये पूरे पार्ट को मैंने बोला एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, जो एक्स मैंने बोला वही लिखा गया, इनटू लिखेंगे, फिर कॉस का फर्स्ट फंक्शन हो गया, फिर अंदर चले तो लॉग एक्स है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1/x। आपने चेन रूल पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो फाइनली ये क्या मिलेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स, ठीक है जी। तो देखो तो ऑप्शन है क्या, माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स, देखो बी ऑप्शन, समझे बात को। हाँ, तो आपको आराम से करना है, इसे भी लिख लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डी बाई डी एक्स ई लॉग एक्स ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स, इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है। वैल्यूज यहाँ दे रखे हैं, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ठीक। तो पहले देखिए सॉल्यूशन में कर दो, डी बाई डी एक्स ई रेज़ टू द पावर लॉग एक्स। स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ई के पावर लॉग एक्स, ई रेज़ टू द पावर लॉग एक्स, ओके। तो इसका जो होता है ना स्टूडेंट, इसका वैल्यू होता है एक्स, ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो देखिए डी बाई डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ई लॉग एक्स को हम लोग जानते हैं कि एक्स होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1, यस, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, फटाफट लिखिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, और बोलता है देन डी वाई बाई डी एक्स, यानी इस फंक्शन को भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन वैल्यू लिखना है। ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, ठीक। तो देखिए कौन से ऑप्शन होंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 के पावर x, इसी को डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, डी वाई डी एक्स, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आप एक फार्मूला जानते होंगे कि अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और ए रेज़ टू द पावर एक्स है, ये पैटर्न है हमारा फंक्शन, ये हमारा कोई नंबर होता है जो ए ग्रेटर देन 1 होता है, या तो 2 है तो मतलब 1 से तो बड़ा ही है ना। हाँ, ध्यान दीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, ए रेज़ टू द पावर एक्स होता है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए रेज़ टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए रेज़ टू द पावर एक्स वही है, ठीक है, लॉग ए कौन सी, ये जो वैल्यू होता है ना, वैसे ही दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज जो लिखते हैं समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, है ना। तो आपने ऐसा लिख लिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो पैटर्न पे गौर करो, ये मेरा सेम टू इस पैटर्न पे बैठ जाएगा ना स्टूडेंट, आ जाएगा ना, 2 रेज़ टू द पावर एक्स, यानी ए रेज़ टू पावर एक्स को ए रेज़ टू पावर एक्स, 2 रेज़ टू पावर एक्स, फिर लॉग ए बोलो कितना, 2, है ना, बेसी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ऑप्शन है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड यस, सही बात आ रहा है स्टूडेंट, है ना। आप इसे टिक कर लेंगे, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट अब से लिख लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 15, है ना। फाइंड करने हैं डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि तब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होगा।
चलिए बिना बनाए हुए कैसे टिक करें, है ना, बिना बनाए हुए टिक ना करें। और जब नया ऑप्शन है नहीं समझ में आ रहा तो टिक तो मार ही दीजिएगा, हम जान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन करके ही करना चाहिए, पढ़े हैं तो। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखो डी वाई बटा डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वैल्यू निकालना है, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स इस पार्ट में, डी वाई डी एक्स इस भी पार्ट में, दोनों साइड लग गया। ये जो डी वाई डी एक्स है सारे वास्ते है ना, सभी फंक्शन के लिए है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स 2y, लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है वो आप जानते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 2x है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, और यहाँ पर y है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए लगेगा यहाँ पर dy बाय dx, ठीक है, याद रखना। प्लस 2 का कोई दिक्कत नहीं, अकेला कांस्टेंट केवल 2 होता तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर फंक्शन है इसलिए 2 बेचारा बच गया। अब y का तो ये हो जाएगा dy बटा dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। डी वाई डी एक्स यहाँ पर है, डी वाई डी एक्स यहाँ पर भी है, इसमें डी वाई डी एक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, समझो। हाँ अरे दिख रहा है यार, इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो बचा 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को उधर लेके चले जाएंगे, दूसरे साइड में कर देंगे, अरे -2x लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनली मुझे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ये जो पार्ट है यहीं रखे, डी वाई डी एक्स यहीं रख रहे हैं, इस पार्ट को बटे में कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। अच्छा से देखना जी, तो -2x बटा 2y प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। और अच्छे से लिखना चाहते हो तो यहाँ पर तो -2x से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट नीचे से, तो आप लिख सकते हैं इसको सजाकर y प्लस 1, ठीक है। हाँ अभी 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपको बचा यहाँ पर क्या, -x बटा y प्लस 1। देखो आंसर है -x बटा y प्लस 1। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया था स्टूडेंट, फर्स्ट वाला टिक कर लेंगे, -x बटा y प्लस 1, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप आगे बढ़ें, लिख लीजिए इसको। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यू, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यू, देन तब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स क्यू, अप्रॉक्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का दिया हुआ स्टूडेंट, हाँ तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में कमांड करना। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यू, ये दिया हुआ फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएशन करना। तो आपको ये फार्मूला याद होगा स्टूडेंट कि कॉस इनवर्स एक्स रहता है और उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो इसका होता है -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स रहता है इस तरह सेट होता है, ठीक। फिर इंटू एक्स का फिर करते हैं 1, मतलब फाइनली यहाँ मिलता है -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपने ऐसा लिख लिया, अब बताओ कॉस इनवर्स एक्स क्यू है, हम इसे एक्स के जैसा समझ कर चलेंगे, लेट करें मतलब मान कर चलेंगे, ये कॉस इनवर्स एक्स है, ओके। तो क्या हम ऐसा सेट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने एक्स किसको बोला, इस पार्ट को, एक्स क्यू को, तो एक्स स्क्वायर, फिर से समझिए
-1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इसी को ना बोले थे, इंटू, जैसे यहाँ इंटू किए थे, एक्स का 1 था, अब बचा ये यहाँ पर एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², है ना। ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन भी आप डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे। तो अब फाइनली क्या मिलेगा, -1 को इसमें गुना कर लीजिए, -3x² बटा √1 माइनस ये स्क्वायर 6 हो जाएगा, 2 3 6, देखो आंसर है, इतना होना चाहिए, -3x² बाई √1 माइनस x/6, यस बिल्कुल बी। ठीक है जी। तो आप फटाफट आप इसे भी लिख लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, 13 देखिए, y इक्वल टू दिया है 2x³ प्लस 3x² प्लस 6, 2x³ प्लस 3x² प्लस 6, देन बोलते हैं dy/dx बराबर क्या होगा वैल्यू, फटाफट कर लेंगे कि सिंस y बराबर दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x² प्लस 6, मैं फटाफट लिखता हूँ, लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। अरे यार ऐसा आपने लिखा, ये जो है पार्ट है डिफरेंशिएशन सबके लिए है 2, और बताइए सबके लिए लिखाएगा, है ना, वो टर्म नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे बात को, डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 का 2, x³ का डिफरेंशिएशन होता है जी 3x² प्लस 3 का 3, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन, यानी अकेला कांस्टेंट है, नंबर है, उसका 0 होगा। फाइनली क्या मिलेगा, 6x² प्लस 6x, 6x² प्लस 6x, देखिए फर्स्ट आंसर है ना स्टूडेंट। देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जो मैंने ब्रेक किया है ना, वो आप x के पावर n वाले डिफरेंशिएशन पर ब्रेक किया मैंने, पहले n लिखते हैं फिर x पावर n-1, आप देख लीजिए इसको सेट करके, ये सबको इस पर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लिखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखें, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे इसलिए रहा हूँ कि मैंने ये कल ही क्वेश्चन पढ़ा है आप लोगों को, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज किस तरह से फाइंड करते, तो यहाँ बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज, है ना, परिवर्तन का दर ज्ञात करना है, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, किसका भाई, किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इट्स रेडियस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो निकालना है वो आर रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालनी है, आर के रिस्पेक्ट में, ओके, और आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो सोल्यूशन किस तरह से करोगे, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है, फिर आर के रिस्पेक्ट में, तो इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डी ए बटा डी आर, पाई का पाई कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x लिखते थे, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या मिलेगा 2 पाई आर, ये आपका आ चुका है। लेकिन एक बात और बोला था, जब आर कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, तो 2 पाई इंटू आर की जगह पर 6 पुट कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर, है ना, गुणा कर लो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है जी। तो ये आपका आंसर आ चुका है, समझे बात को। अब आंसर तो आगे 12 पाई को टिक करेंगे कौन सा है ना, लेकिन इसका यूनिट हम लोग ऐसा दिखाते हैं स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिख लेंगे, तब ये बैलेंस मतलब सिस्टम सही होगा। तो ऐसे आपका आंसर 12 पाई ही लिखना है, हाँ 12 पाई दिया, ठीक है, तो ये आपका ओके। फटाफट नेक्स्ट पे आते हैं, इसको भी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की
पावर -1 dx। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितना थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, है ना। देखो x के पावर -1 dx, ऐसा है ना। क्या स्टूडेंट यहाँ माइनस है तो हम इसे आप लिख सकते हैं 1/x, माइनस से पॉजिटिव करने के लिए बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को बताया था स्टूडेंट फार्मूले में, है ना, कि अगर इंटीग्रेशन होता है 1/x dx इस फॉर्म का, या तो वही दिया हुआ है, तो 1/x dx होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं log mod x प्लस c, याद है ना, ठीक है। 1/x क्या क्या होता है, log mod x प्लस c। तो बताइए ये तो वही चीज है, mod x प्लस c। देखिए आप कंफ्यूज करने वाले कुछ बच्चे इसको पहला वाला टिक कर देते हैं, नहीं फर्स्ट वही दिया हो, टैब वही है, लेकिन यहाँ मोड नहीं है स्टूडेंट, गौर करो। हाँ, तो ऑप्शन कौन होगा, सी, log mod x प्लस सी, यहाँ मोड नहीं है। जल्दीबाजी में ये नहीं कर देंगे अरे ये मार दिया सही मार दिया, नहीं, देखो सब ऑप्शन को देखो। कुछ बच्चे तो इसी को टिक मार देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तो आप इसे लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1 dx। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ जी, 1 dx दैट मीन्स dx, है ना, और 1 dx दैट मीन्स dx, ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। और dx का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट x, ठीक है, क्या होता है x। अब x होने के बाद हम लोग जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, चाहे c लिखें चाहे k लिखें, है ना। तो आप एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, c लिखो या k लिखो, लेकिन यहाँ पर देखो k नाम लिखा है तो हम k यूज करते हैं। तो फंक्शन हमारा देखो तो सेम है, x, देखो यहाँ पर x प्लस कांस्टेंट कुछ भी k होती है, ये आपका सही होगा, ठीक है ना, इसको मत टिक कर देना, ठीक, ओके, आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन फाइंड करना है स्टूडेंट tan x dx, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला ही है स्टूडेंट, हाँ, देखिए tan x dx होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, गौर करिएगा, इसका होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, ठीक है, ये वैल्यू आंसर होता है। और यह ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, log mod sec x। तो देखिए कौन सा दिया है आपको, माइनस लॉग cos x दिया है या log sec x प्लस दिया है, हाँ, माइनस लॉग cos x प्लस c, है ना, ये ऑप्शन सही होगा। देखो tan x का आप वैल्यू ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। तो आप ये दिया हुआ है तो इसको टिक करिएगा। अब सेक को खोजा जाए, यहाँ सेक तो है ही नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया कि ये भी होता है, ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको ex, ब्रैकेट में देखा है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न पहले आप समझ लो कैसे बनाओगे, ये प्रॉपर्टीज टाइप का क्वेश्चन है ना, कि अगर एक्सपोनेंशियल है ex ओके, और यहाँ पर कोई फंक्शन है और यहाँ पर उसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो, ex होना चाहिए ओके, और यहाँ पर कोई फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अगर मौजूद रहेगा ना स्टूडेंट इस टाइप से सेट, तो हम इसको आंसर में लिखेंगे ex fx, मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था तो, ठीक है। तो अब इस पर गौर करो तो ex तो है जैसे यहाँ, अब ये तो ध्यान देना होगा कि फंक्शन जो है यहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए वहाँ पर। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स, और यहाँ तो है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ex tan इनवर्स x, ओके, तो आ गया ex tan इनवर्स x, ये आपका आंसर सही होगा। समझे बात को, तो ये सब प्रॉपर्टीज भी लिख लिया करेंगे, एक क्वेश्चन अभी ये बना रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो हम लोग को सब कुछ लेकर चलना है, ठीक है, फटाफट आप इसे लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, देगा अब इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx बटा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसको बनाने से पहले आप इसे समझ लीजिए, सब फॉर्मूला टाइप से दिया हुआ जी, आप ये जानते होंगे स्टूडेंट कि dx हो बटा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा कोई नंबर होता है स्क्वायर फॉर्म में, प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट 1/a, ए स्क्वायर वाला वैल्यू ए, ओके, और फिर क्या tan इनवर्स x/a, ऐसा सेट होता है, ठीक। तो देखो इसको 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स, सोचो अब तो आप क्या कर सकते, क्या इसको हम इस तरह सेट कर सकते, क्या बिल्कुल सेट कर सकते हैं सर, यहाँ ए बस 3 है ना, क्या है 3 है, तो सेट करो भाई 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स x/a x/3 प्लस c, अच्छा यहाँ से लिखते हैं, तो आंसर कौन सा 1/3 tan इनवर्स x/3 1/3 tan इनवर्स, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट 20, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए दिया है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, लिखा है a to b x⁵ dx, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक। तो देखो सिंपल है, a से b दिया है x⁵ dx, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें लिमिट नहीं देखना होता है, सबसे पहले ये फंक्शन देखते हैं कि हमारा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x⁵ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁶/6, है ना, क्योंकि हम लोग जो पावर में एक जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो एक जोड़ देंगे तो 6 वही पावर को नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, आप ये जानते होंगे x⁴n+1/n+1, उसी में सेट करा, 5+1 लिखना 6 ही होगा ना, 5+1 6 ही होगा, ठीक है ना, अच्छा ऐसा हो गया। अब देखिए ए से बी था, तो ए से बी कोई नंबर भी हो सकता है ना, यहाँ ए से बी दे रहा है, तो पहले b का वैल्यू x की जगह पर पुट करते हैं स्टूडेंट, क्या b का, ओके, कहाँ पर x की जगह पर, तो b खाली बैठा दीजिए, b जो कुछ जैसा है सब उसी तरह से रहेगा, 6 b बैठ गया, उसके बाद माइनस लिखते हैं जब लोअर लिमिट को पुट करते हैं, अब a उसी तरह से आएगा, a आ गया, पावर 6 था 6 लिखा बटा 6, देखो इसको थोड़ा और अच्छा से लिख लो, है ना, देख रहा हो आप एलसीएम ले लो 6, तो हो जाएगा b6 माइनस a6, है ना, देखिए तो कौन आंसर है, b⁴ माइनस a⁴ ओके स्टूडेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू होता तो हम लोग उस तरह वैल्यू भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, लेकिन इस तरह दिया तो इस तरह ही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह, है ना, तो काम कर लेते हैं, आप इसे लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21, 2 to 4 दिया है 1/x dx, तो ऐसा 1/x का इंटीग्रेशन किए थे ना स्टूडेंट, है ना, आपको फॉर्मूला याद होगा, चलिए याद है अच्छी बात, नहीं तो हम लोग बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए log x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ओके। अब ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट कितना है 2 से 4, तो पहले आप क्या करने वाले, x की जगह पर 4 पुट करेंगे, है ना, log 4, फिर माइनस करने वाले log का log जो फंक्शन उसी टाइप का 2 पुट करने वाले, ठीक। तो एक प्रॉपर्टीज आपको यह फार्मूला जानते होंगे स्टूडेंट, log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं log m/n, क्या लिखते हैं log m/n, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं log 4/2, ठीक, कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 2 जा 4 है, log 2, फाइनली कितना मिलेगा log 2, ठीक है, देख रहे हो ना जी, हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, log 2 देखो आंसर है क्या, यस log 2 ओनली, ठीक है, तो लिखिए फटाफट जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22 पे, देखिए बोलता है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना स्टूडेंट, dy/dx प्लस 5y = 0 दिया हुआ, इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक, तो ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं वो देख लीजिए,
ये तो क्वेश्चन दिया हो ना, तो स्टूडेंट याद रखना, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना जो दिया रहेगा उसमें से हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जिसमें किया रहेगा ना, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन याद रखना, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किया रहेगा उसी में ही ऑर्डर, उसी को ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर बराबर आपका जो हो जाएगा, ऑर्डर बराबर 1 हो जाएगा। अगर इस तरह से 2 रहता ना, ठीक है ना, तो ऑर्डर बराबर कितना हो जाता, 2 हो जाता। कोई और इससे छोटा होता, लेकिन हाईएस्ट सबसे देखते, समझे बात को, उसको ऑर्डर, मैंने ऑर्डर और डिग्री बताया है स्टूडेंट। हाँ, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चैनल को, मतलब चैनल में जाकर, है ना, सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अभी यही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया बहुत कुछ उसमें, इसको लिख लीजिए। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 22वां को जो मैंने टिक नहीं किया था स्टूडेंट, है ना, 22 का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ए, ओके 1, ठीक है ना। तो 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो बोल रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी लिखा है ना। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक। तो किस तरह से बनाएंगे आप, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसे आप डिफ्रेंशिएशन करके कांस्टेंट टर्म जो रहता है ना उसको रिमूव करना होता है, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर हो गया, सी हो गया, ए हो गया, जो भी हो उसको रिमूव करना होता है। तो देखिए y है एक्स स्क्वायर है, 2x है, सी है, ठीक है ना, उसको सी कांस्टेंट को रिमूव कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन करिए इसको पहले आप, डी वाई बाई डी एक्स, समझे बात को, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 का 2, एक्स का 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इतने जितने भी आए हैं सबको एक साइड लेके आ जाइए, तो ये आपका हो जाएगा -2x, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो -2 बराबर फाइनली 0, ये। तो ऑप्शन देखो जी है डी वाई बाई डी एक्स -2x -2 देखो ऑप्शन सी है ना। तो हड़बड़ा नहीं है, क्वेश्चन को आराम से अब करना है आपको, ठीक है। हाँ जी, तो फटाफट आप इसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मॉड दिया हुआ -i + 2j + 3, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालना स्टूडेंट, ठीक। तो देखिए कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, -i + 2j + 3 के, यही ना है। हाँ, तो मैग्नीट्यूड कैसे वैल्यू निकालते हैं, रूट ओवर करके, रूट ओवर लिखेंगे, i वाले जो नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर, j वाले नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर, k वाले नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर, समझे बात को। इस तरह से अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 + 4 + 9, 9 और 4 13 और 1 14, हाँ, रूट 14 है क्या, यस रूट 14, ठीक है। तो फटाफट आप इसे भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 दिया है स्टूडेंट, ए वेक्टर बराबर 3i - 2j + k, यस, एंड बी वेक्टर बराबर 4i - 5j + 3k, ठीक है जी। बोलता है देन तब ए डॉट बी इज, ए डॉट बी का वैल्यू क्या निकलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है आएगा। तो सिंपल है, आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ए का वैल्यू लिखा हुआ है, दे दीजिए, इसको पुट कर लीजिए, डॉट 4i, बी है ना, बी का वैल्यू लिख लीजिए, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, के को के के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, क्योंकि आई डॉट आई 1 होते हैं, आई डॉट आई कितने होते हैं स्टूडेंट 1, ओके। और दूसरे टर्म के साथ आई डॉट जे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सिंपल बता रहा हूँ कि आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ नंबर। तो यहाँ 3 है, इसका 4 है, 12, -2 को 5 से, -5 से तो +10, यहाँ 1 आएगा, होगा 1, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 3 + 4, सॉरी
3 से 3 आएगा, तो 12 10 22 और 3 25, 25। ठीक है, लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तो 0 0 1, पहला एक्स दूसरा वाई तीसरा जेड। तो जेड एक्स जिस एक्सिस की बात करते हैं उसका वैल्यू और बाकी सब जीरो। अगर एक्स एक्सिस की बोलता है ना स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन तो लिखते 1 0 0, ओके। हाँ, अगर वाई एक्सिस बोलते तो क्या लिखते बताओ, तो 0 1 0, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड होता है पॉइंट्स, है ना। ठीक है, तो जिस एक्सिस की बात करेगा तो उसका तो वैल्यू होगा, बाकी जो नहीं है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बताया था मैंने, ऑप्शन कौन सा होगा यार, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना, 0 0 1। ठीक है जी, फटाफट लिखिए, फिर देखो इतना सिंपल सिंपल, ठीक है, फटाफट करो यार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान, बोला इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए है, कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन कौन सा प्रॉपर्टी ये सही होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 1, कौन सा सही होगा। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है ना, तो इसके स्क्वायर सम वैल्यू कितने होते हैं, 1 होते हैं, है ना, मैंने प्रूफ भी बताया था जब पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो आप ऐसा याद रखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होते हैं, वैल्यू 1 होते हैं बराबर, ठीक है ना। हम लोग एक्सरसाइज 11.1 में पढ़ाया था मैंने, याद आया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ देखो ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप से लिख लीजिए फटाफट जी, नेक्स्ट में आते हैं, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 में, बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। एक पहला पॉइंट दिया दूसरा पॉइंट दे दिया, बोलते हैं इसके बीच में दूरी क्या होगा। तो आपने 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, बस उसी तरह से निकाल दीजिए यहाँ पर, बस 4 3 7 1 -1 -5, है ना। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो निकालते तो रूट ओवर करके x2 - x1, है ना, यानी कि 1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर प्लस -5 -7 का स्क्वायर, जानते हैं ना स्टूडेंट ये, ठीक है, बस और क्या। अच्छा इसको सॉल्व कर लो यार, एक में से 3 घटे 4 घटे का -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो गया 7 और 5 12 -12 का स्क्वायर 144, तो कितने हो गए 16 और 9 25 प्लस 144, है ना, 169 डायरेक्ट लिख सकते थे, दिख रहा जी, हम लोग डायरेक्ट 169 लिख सकते हैं थे यहाँ पे, है ना, 169। अब बताइए 169 का रूट कितना होता है स्टूडेंट, 13, है ना। तो देखो ऑप्शन 13 है 13, यस सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो फटाफट इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिया है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 एंड, और क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 दिया। अब और फाइंड करिए तब कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना वैल्यू होगा, ठीक। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं इसका, ठीक, ये होता है फॉर्मूला ए यूनियन बी का। अब तो यहाँ सबका वैल्यू मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/4। अब बस सॉल्व कर देना है, 8 2 और 4 कैल्शियम 8 आ जाएंगे, 8 1 जा मतलब 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1
3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 आएगा, 4 × 4 माइनस 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो 4 और 3 7 हो गए, 7 में से 2 घट जाएंगे, 5/8। देखो आंसर है 5/8। यस 5/8। ओके जी, तो फटाफट आप इसे भी लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 यानी सेक्शन ए का 30वां क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन नंबर 30, पोलिटी ऑफ ई बराबर दिया 0.6, यस। पोलिटी ऑफ एफ बराबर 0.3, बिल्कुल। पोलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, ये सब वैल्यू दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। देन तब पूछ रहा है कि पोलिटी ऑफ ई अंडर एफ यानी ई बटा एफ का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो देखिए किस तरह से आप निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आप कंडीशनल पोलिटी पढ़े होंगे स्टूडेंट, है ना। देखिए मैं थोड़ा सा रूल बता दूं, ए अंडर बी या ए बटा बी जो बोले, इसका फार्मूला होता है पोलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बटा जो बी है ना उसी को लिखते हैं पोलिटी ऑफ बी, ऐसा। ठीक है, तो हमको निकालना है पोलिटी ऑफ ई बाई एफ। हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, पोलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पोलिटी ऑफ एफ स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा सेट कर सकते हैं। तो आप वैल्यू बताइए, पोलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है, 0.2। पोलिटी ऑफ एफ 0.3, ठीक है ना। तो ये आपका दशमलव दशमलव कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। पॉइंट बैठाओगे 10 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट बैठाओगे 10 नीचे आएगा, ये आप जानते हैं रूल, कट जाएगा। तो फाइनली मिलेगा क्या, 2/3। देखो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा स्टूडेंट, बहुत मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो आप इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हमारा काम आपके फ़ायदेमंद हो जाए, ठीक है जी। और एक दूसरी बात है स्टूडेंट, मैंने वर्मा सेट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने वीडियो इस चैनल पे डाल दिया है, ठीक है ना। आप उसे भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। ओके, वर्मा केस जो है ना 2021 का, उसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।